नावल के हवाले से या अफ़साने के हवाले से, शेर के हवाले से मेरा एक नुक्ता नज़र है, वो ये है कि मौजू जो है या फ़िक्र जो है उसकी हैसियत हमेशा सानवी होती है। तख्लीकी अदब या तख्लीकी फ़न पारा जो है वो दूसरी तरह के जो तहरीरें हैं, जो दूसरी तरह के मतून हैं, उनसे इस बुनियाद पे फ़न पारा जो है वो अपने आप को मुमताज़ करता है कि यहाँ फ़नकार का जो तख़य्युल है उसकी हैसियत बुनियादी होती है। तो दुनिया में जो बड़े नावल लिखे गए, जो मैंने पढ़े जो नावल, वो इस बुनियाद पे मुझे पसंद हैं कि फ़नकार जो है, तख्लीकार जो है, वो नावल को लिखता कैसे है, वो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करता है, वो कौन सी हैयत अपनाता है, वो कैसे लिखता है, वो क्या लिखता है, इससे मुझे हमेशा कम सरोकार रहा है। तो बेशुमार ऐसे नावल हैं दुनिया में जो मौज़ूआत की बुनियाद पे डिस्कस हुए, लेकिन उनमें कुछ फ़नी ख़राबियाँ थीं। लेकिन बहुत से ऐसे नावल मौजूद हैं जो फ़नी हवाले से एक मुकम्मल जो है, उनको पढ़ के कभी एहसास नहीं होता कि उनमें कोई कमी रह गई है। जैसे दुनिया में जो बड़े नावल लिखे गए, डॉन किखोटे है या वॉर एंड पीस है, अगरचे दोस्तोयेव्स्की का हवाला भी टॉल्स्टॉय के साथ ही आता है, लेकिन वॉर एंड पीस जो है या अन्ना कारेनिना जो है वो फ़नी हवाले से ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा बेहतर नावल हैं। जैसे 20वीं सदी में जो बड़े नावल लिखे गए, जैसे मार्कीज़ का नावल है तन्हाई के 100 साल, या पामुक के नावल हैं। इसी तरह उर्दू अदब में भी ज़ाहिर है जो नावल लिखे जा रहे हैं हमारे यहाँ 19वीं सदी से अब तक, तो जो नावल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हैं फ़नी लिहाज से, उनमें उमराव जान अदा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि 19वीं सदी में लिखा जाने वाला नावल जो है वो, उसमें जो मुकालमों की जो लेयर्स हैं वो इतनी ज़्यादा हैं और इतनी उनमें यूनिकनेस है कि जितनी बार आप पढ़ें आप एक नया लुत्फ़ लेते हैं। 20वीं सदी में हमारे यहाँ ज़ाहिर है काफ़ी नावल लिखे गए, मौज़ूआती हवाले से जो नावल प्रेमचंद से शुरू हुए, फिर और इस तरह के नावल, या कुर्रतुल हैदर के नावल हैं, अब्दुल्ला हुसैन के नावल हैं, तो उनमें आपको तारीख़ जो है नावलों में, नावल की तारीख़ पर असरअंदाज होती हुई नज़र आती है। तो आपको लगता है कि जैसे अब्दुल्ला हुसैन के नावल में आपको पार्टीशन से पहले, पार्टीशन के दौरान, पार्टीशन के बाद की चीज़ें नज़र आती हैं, और आपको लगता है कि जैसे आप एक तारीख़ की किताब पढ़ रहे हैं जिसे नावल की ज़ुबान में लिखा गया है। जिस नावल ने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासर किया 20वीं सदी में, वो तारड़ का बहाव है। यानी बहाव जो नावल है, ये आप, यानी मेरा जो नावल का मुताला है उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि उर्दू अदब का 20वीं सदी का बेहतरीन नावल है। उसकी बेशतर वजूहात हैं। सबसे जो बुनियादी वजह है वो ये है कि नावल निगार, यानी दो तरह के नावल हैं जो दुनिया भर में लिखे जाते हैं। एक तरह के नावल वो हैं जहाँ आप मवाद जो है वो तारीख़ से, समाज से, समाजी कुतब से आप इकट्ठा करते हैं और ज़हन में एक तरतीब बनाते हैं, और वो तरतीब जो है वो तहकीकी या तनकीदी मज़मून की तरह नहीं होती, बल्कि वो उसमें आप तख़य्युल की आमेज़श करते हैं, उसकी बुनियाद पे आप एक तरतीब बनाते हैं। और जो जितने भी जिन उलूम की बुनियाद पर आपने उस नावल की इमारत खड़ी की होती है, आप उन उलूम को नावल की दुनिया में बराह रास्त नहीं आने देते। तो बहाव जो नावल है ये है कि इन्होंने इस नावल को लिखने से पहले उस तहज़ीब का या उस तहज़ीब के हवाले से बहुत सारा मुताला किया। वो मुताला किया और उसके बाद उस अपने मुताले को अपने ज़हन में खपने दिया, उसको वक्त दिया, उसको बनने दिया, कीमियावी अमल से गुज़रने दिया, और उसके बाद कागज़ पर कलम रखा। तो जिस तरह लॉरेंस कहता है कि जिस इंसानी वजूद जो है वो एक सेल्फ़ है, इंसान का बाजू एक सेल्फ़ है, इंसान की उंगलियों की पोरें एक सेल्फ़ हैं, जो कलम आप पकड़ते हैं वो सेल्फ़ है, और कलम की निब जो है वो ख़ुद एक सेल्फ़ है। तो एक बड़ा लिखने वाला जब कागज़ पर कलम रखता है तो उसकी निब जो है वो फिर अपनी मर्ज़ी से चलना शुरू होती है।
तो ये मर्ज़ी वो नहीं है कि कलम अपनी मर्ज़ी से ऊट-पटांग चीज़ें लिखता है, बल्कि उसके पीछे उस फ़नकार की रियाज़त होती है। तो बहाव नावल जो है, मेरी पसंदीदगी की बुनियादी वजह ये है कि इस नावल में उस अहद की तारीख़ के मतवाज़ी एक तारीख़ है जिसका ताल्लुक़ सिर्फ़ नावल की दुनिया के साथ है। तो आप नावल में ख़लक़ की गई तारीख़, नावल में ख़लक़ किया गया वक्त, नावल में ख़लक़ की गई दुनियाएं जो हैं, उनके तनाज़र में, उनके पर्सपेक्टिव में आप उस अहद को देखते हैं। वो अहद जो है, उस अहद के जो मसाइल हैं, वो इस नावल पर हावी नहीं हैं। अब जब आप एक जगह क्रिएट करते हैं तो वहाँ आप टाइम का एक तस्वुर भी लेके आते हैं। तो इस नावल में वक्त का तस्वुर वही है जो प्री हिस्टोरिक ज़माने के अहद का वक्त होता है। उस वक्त की रफ़्तार जो है वो अपनी मर्ज़ी से चलती है, कोई जल्दी नहीं है, कोई भाग दौड़ नहीं है, किरदारों में कोई अफरा तफरी नहीं है, किरदार अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। नावल जब शुरू होता है तो कुछ परिंदे हैं जो एक ऐसी नदी के किनारे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता खुश्क साली का शिकार हो रही है। तो कारी या अदब का जो संजीदा कारी है, उसे ये फ़ौरन ये इदराक हो जाता है कि नावल में जो आने वाली ज़िंदगी है, जो आने वाला वक्त है, उसमें कुछ मसाइल हैं। वो मसाइल जो हैं उनका ताल्लुक़ यकीनन पानी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन नावल निगार जो है वो पानी के मसले को एक समाजी मसला नहीं बनने देता, बल्कि उसे तख्लीकी मसला ही बना के रखता है। अब नावल का जो मरकज़ी किरदार है पारोशनी, वो यकीनन एक नहायत खूबसूरत किरदार है। और पारोशनी का जो चेहरा मोहरा है, पारोशनी का जो उठना बैठना है, पारोशनी का जो रवैया है, पारोशनी जिस तरह की गुफ्तगुएँ करती है पूरे नावल में, वो हम एक लम्हा भर को भी हमें एहसास नहीं होता कि ये नावल या ये किरदार किसी आज के ज़माने में बैठा हुआ शख्स ख़लक़ कर रहा है। यानी यूँ ही लगता है जैसे ये नावल या ये जो मंज़रनामा है, ये कहीं उसी ज़माने में बैठकर किसी शख्स ने लिखा। और ये इस नावल का इजाज़ है कि नावल निगार ने बतौर मुसन्निफ़ अपने आप को अहद जदीद से आज़ाद किया और वो ख़ुद को तख्लीकी सतह पर उस अहद में या उस ज़माने में वो ले गया। नावल में जो समाजी मसला है, मैं उस पर गुफ्तगू ज़ाहिर नहीं करना चाहूँगा। वो सबको पता है, बेशुमार मज़ामीन भी लिखे जा चुके हैं कि जी पानी ख़त्म हो रहा है, जानवर मरना शुरू हो गए हैं, अफराद के साथ मसाइल होना शुरू हो गए हैं। ये तो मसला आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है, नावल की दुनिया के बाहर भी वो मौजूद है, ठीक है। लेकिन एक बड़ा मुसव्विर, एक बड़ा नावल निगार जो है वो एक बड़े मुसव्विर की तरह होता है, जो सोसाइटी में मौजूद जो मसाइल हैं, जो मसाइब हैं, जो गंदगियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो उन्हें काबिल कबूल बनाकर पेश करता है, वो उन्हें खूबसूरत बनाकर पेश करता है। वो वक्त को एक मंज़रनामे में, एक तस्वीर के चौखटे में आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए वो उसे महफूज कर देता है। तो अब मुझे ये गुफ्तगू के दौरान मेरे दिमाग में एक कहानी आ रही है कारपेंटियर की, जर्नी बैक टू द सीड। बड़ा नावल निगार ये करता है कि वो किरदार के साथ उसके मुकम्मल माहौल को भी तब्दील कर देता है, और कभी किरदार माहौल पर असरअंदाज हो रहा होता है और कभी माहौल जो है वो किरदार पर असरअंदाज हो रहा होता है। तो इस नावल में जो खेत हैं, खलियान हैं, जो जानवर हैं, खेतों के साथ जो इंसान की वाबस्तगी है, जानवर के साथ जो इंसान का कल्बी लगाव है, इंसान का इंसान के साथ जो उन्स है, वो सारी चीज़ें जो हैं बड़े एक्यूरेट अंदाज में, बड़े तख्लीकी अंदाज में हमें इस नावल की दुनिया में नज़र आती हैं। यानी ये नावल मजमूई तौर पर एक फ़िज़ा का नावल है। जब कारी नावल को पढ़ना शुरू करता है तो वो ख़ुद भी नावल की दुनिया का हिस्सा बन जाता है। तो एक अजीम और बड़े लिखने वाले नावल निगार का सबसे जो बुनियादी एक खूबी होती है, जो रोल होता है, वो ये होता है कि वो कारी को नावल का किरदार बना देता है।
तो मुझे ये नावल पढ़ते हुए मैंने अपने आप को पारोशनी के आसपास, उन जानवरों के आसपास, उन सूखते खेतों खलिहानों के दरमियान में अपने आप को महसूस किया। तो इस नावल में, ये बयानिया नावल है बुनियादी तौर पर, इस नावल में आपको मुकालमे उस तरह नज़र नहीं आते जिस तरह उमराव जान अदा में नज़र आते हैं। उमराव जान अदा की अपनी एक खूबसूरती है, ये बयानिया नावल है, इसकी अपनी एक खूबसूरती है। बयानिया जो है वो उसमें जो नावल का बयान कुनिंदा है वही हमें नज़र आता है। हमें मुसन्निफ़ बतौर बयान कुनिंदा के या बतौर एक कारी के हमें नज़र नहीं आता, एक जो है वो रावी के तौर पे हमें नज़र नहीं आता, बल्कि उसने नावल को आज़ाद छोड़ दिया है। तो दूसरा ये है कि जिस तरह कहा जाता है कि एक अजीम नावल जो है वो कहीं से भी शुरू हो सकता है और कहीं भी ख़त्म हो सकता है। नावल के शुरू होने से पहले एक कहानी मौजूद होती है, यानी जब बगले पानी के करीब या पास आके बैठे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो कहीं से उड़ के आए हैं, वो किसी और जगह से आए हैं। अब वो जिस और जगह से आए हैं यकीनन वहाँ पानी ख़त्म हो चुका है, और जिस तालाब पे आके वो बैठ गए हैं वहाँ भी पानी ख़त्म होने के करीब है। गोया खुश्क साली जो है वो शुरू हो चुकी है और वो शुरू होते होते वो यहाँ तक आ गई है। यानी नावल शुरू होने से पहले एक मुकम्मल और मरबूत कहानी जो है वो मौजूद है। जब नावल इख्तिताम को पहुँचता है तो नावल के इख्तिताम के बाद भी कहानी कहीं मौजूद है। तो नावल जब आप शुरू करते हैं या नावल के इख्तिताम तक आप पहुँचते हैं तो आपको कोई एक जुमला भी नावल में, या जहाँ तक मेरा मुताला है थोड़ा बहुत जो मैं नावल का एक बतौर एक अदनाकारी के जो एक दावा कर सकता हूँ कि नावल की इस दुनिया में, नावल के पूरे मंजरनामे में आपको कहीं भी मुसन्निफ़ नज़र नहीं आता और कहीं भी आपको आज के अहद की डिक्शन जो है वो नज़र नहीं आती। कोई एक जुमला या कोई एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं है जो आज के ज़माने का हो। मतलब एक सवाल आप कर सकते हैं कि लिखा तो उर्दू में गया है ये नावल, तो आप ये कैसे दावा कर रहे हैं? ज़ुबान तो उर्दू की ही है, लेकिन वो ज़ुबान जो नावल निगार ने खलक की वो फूटती है उस मंजरनामे से। तो असल जो चीज़ है ये नावल अगर कहा जाए तो ये नावल बुनियादी तौर पर मंजरनामे का नावल है। आप इर्द गिर्द के मंजर को देखते हैं, मरते हुए गिद्ध आप देखते हैं, मरते हुए जानवर आप देखते हैं, पानी के पीछे भागते हुए आप इंसानों को देखते हैं। तो उनको देखकर आप अपने अंदर ख़ुद कोई ना कोई नज़रिया, कोई कहत के बारे में आपका जो तसव्वुर है वो सारे का सारा आप ख़ुद खलक करते हैं। तो नावल जो है इसमें एक ग्रेजुअल मिटती हुई एक ज़िंदगी है, एक ऐसी जगह है जहाँ से आप दूसरी जगह पे सफ़र नहीं कर सकते। दूसरी जगह पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ भी कहत साली है, वहाँ भी खुश्क साली है, वहाँ भी खेत खलिहान खुश्क हो रहे हैं, वहाँ भी खुराक के मसाइल हैं, सारे मसाइल मौजूद हैं। लेकिन ये नावल बुनियादी तौर पर एक फ़नकाराना एजाज़ की अलामत है। एक आप समझ लें कि तारड़ के बाकी नावल भी ज़ाहिर है मौजूद हैं, मतलब राख है और दूसरे नावल हैं, लेकिन ये जो नावल है ये न सिर्फ तारड़ के नावलों में बल्कि उर्दू अदब में जितने भी नावल 20वीं सदी में लिखे गए उन सब में उर्दू नावल की रवायत से बिल्कुल जुदा वैसे ही खड़ा है जैसे 19वीं सदी का रूसी नावल ओब्लोमोव खड़ा है, ठीक है, या जिस तरह हमारे यहाँ नैयर मसूद के अफ़साने उर्दू अफ़साने की रवायत से जुदा अपनी शनाख्त रखते हैं, वो उस रवायत के ख़ुद ही मूजद हैं, ख़ुद ही ख़ातम हैं। तो तारड़ का ये जो नावल है ये बिलाशुबा उर्दू अदब का या 20वीं सदी का या 21वीं सदी तक के जो नावल लिखे गए हैं उन सब में अपनी एक मुनफरिद और जुदा एक शनाख्त रखता है। अदब के जो तालिब इल्म हैं उन सब को ये नावल पढ़ना चाहिए, ये नावल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि एक बेहतरीन फ़न पारा, एक मास्टरपीस नावल जो है वो क्या होता है।